नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मैथ्स की स्पेशल क्लासेस। यहाँ आपके आने वाले एग्ज़ाम, व्यापम और पीएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आइए हम बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। भाग 1 में हम एलसीएम के बारे में जानेंगे और भाग 2 में हम एचसीएफ के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि एलसीएम होता क्या है, किसको कहा जाता है। एलसीएम, जिसको हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दिए गए दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। परिभाषा को आप समझने की कोशिश करिए। परिभाषा क्या बोल रहा है कि दिए गए, हमारे पास कुछ संख्याएं दी होंगी, तो दिए गए दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम वह छोटी से संख्या है जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। हम इसको उदाहरण के साथ बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं हम अपना पहला एग्जाम्पल। आपके स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है, उदाहरण नंबर 1। हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई है, जैसे कि हमको 15, 18, 24, 27, 36 इन संख्याओं का हमको एलसीएम ज्ञात करने को कहा गया है। तो आइए देखते हैं हम इन सभी संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है। आपको बहुत ही आसान भाषाओं में समझाया जाएगा। इसको ज्ञात करने की एक विधि है जिसे हम भाग विधि कहते हैं। हम भाग विधि से इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हमने यहाँ पर भाग विधि से इनका एलसीएम ज्ञात किया है। भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना बहुत ही आसान है। इन सभी संख्याओं को हम डिवाइड करते जाते हैं। एलसीएम जब ज्ञात करते हैं, इन सभी संख्याओं को हम डिवाइड करते जाते हैं। तो डिवाइड करना है तो किस प्रकार डिवाइड करना है, इसको हम आपको बताते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी संख्याओं को किसी एक संख्या से हमको डिवाइड करना है, किसी भी एक संख्या से जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर सके। पर ज़रूरी नहीं कि सभी संख्याओं को डिवाइड करें। इनमें से कम दो संख्याओं को भी डिवाइड करता हो तब भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यदि सभी संख्याओं को डिवाइड करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कम से कम दो संख्या भी डिवाइड करती हो तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं हमारा स्टेप बाय स्टेप। पहला, जैसे हमने तीन एक कॉमन संख्या है, जिससे हमने 3 से हम इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने 3 5 6 15, 3 6 18, 3 8 24, 3 9 27 और 3 12 36 यहाँ पर हमने डिवाइड किया है। हम इसी प्रोसेस को आगे और करते जाएंगे नीचे की ओर। तो हम सेकंड स्टेप में देखते हैं। सेकंड स्टेप में भी हमने 3 को चॉइस किया है, 3 से हम डिवाइड करते जाएंगे। तो देखिए सेकंड स्टेप है 5। तो 5 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जिस संख्या को हम डिवाइड ना कर सके हम उसको वैसा का वैसा ही सेम नीचे पर लिख देते हैं। हम 6 को देखें तो 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 6 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 दूने 6। हम 8 को देखें तो 8 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 8 को सेम टू सेम वैसा ही लिख देंगे। हम 9 को देखें तो 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने 3 3 9। और 12 को देखें तो 12 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 4 12। इसी प्रकार हम नेक्स्ट स्टेप देखें। इस प्रोसेस को हम आगे जब तक करते जाएंगे जब तक डिवाइड होते जाएगा। जहाँ पर डिवाइड होना बंद हो जाएगा हम इस प्रोसेस को करना बंद कर देंगे। तो हम तीसरा स्टेप अपना देखते हैं। हमने तीसरा स्टेप में 2 को लिया है, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। हम देखें 5 को, तो हम 5 को तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 5 सेम टू सेम नीचे में आ जाएगा। फिर हम देखें 2 को, हम तो 2 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 एकम 2, हमने 2 को डिवाइड कर दिया। फिर हम देखें 8 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 8, तो हमने 4 से इसको डिवाइड कर दिया। फिर हम देखते हैं 3 को, तो 3 को फिर हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 सेम टू सेम नीचे में आ गया। और फिर हम देखते हैं 4 को, तो 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 दूने 4। फिर हम इसी प्रोसेस को फिर आगे नीचे की ओर करते जाएंगे। फिर हम देखते हैं 2, फिर हम यहाँ पर चॉइस किया 2 से हम फिर डिवाइड करेंगे। तो हम जैसे कि हमने बताया कि हम तो 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 5 सेम टू सेम नीचे में आ जाएगा। और 1 को तो डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, तो 1 भी सेम टू सेम आ जाएगा। अब देखिए हम 4 को हम देखें तो 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने 4 को 2 से डिवाइड कर दिया। फिर हम देखते हैं 3 को, तो 3 को फिर हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 सेम टू सेम नीचे में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं 2 को, तो 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 को हम डिवाइड कर दिया 2 एकम 2 से। आइए अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो संख्याएँ बची है 5, हमारे पास जो संख्याएँ बची है 5 1 2 3 1, ये जो संख्याएँ हैं इसको हम अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते।
क्यों डिवाइड नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो तीनों संख्याएं हैं 5, 2 और 3 किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं होती। हमने कहा था कि कम से कम 2 संख्या डिवाइड होना चाहिए किसी एक संख्या से। यहाँ पर कुछ एक ऐसा कॉमन संख्या होता जिससे हम 5, 2, 3 में से किसी भी 2 संख्याओं को डिवाइड कर सकते, तो हम इसको आगे भी डिवाइड करते। पर हम चूँकि यहाँ पर किसी एक कॉमन संख्या से इन सभी संख्याओं को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर डिवाइड करना इसको बंद कर देंगे। अब हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो भाजक हमारे पास सामने है, ये जो भाजक है, इसको हम आपस में गुणा कर देंगे, और जो संख्या बची हुई है जैसे कि 5, 2 और 3, ये बची हुई संख्या है। देखिए बची हुई संख्या 1 भी है, तो एक को यदि गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा जितना आना है, जो संख्या है उतना ही आएगा। तो इसलिए 1 को हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम भाजक जो है, जैसे कि हमारे पास भाजक क्या है, 3, 3, 2, 2, ये हमारा भाजक है, और बची हुई संख्या है 5, 2, 3। तो इन सभी संख्याओं को जब आपस में गुणा कर देंगे तो जो संख्या आएगी हमारे सामने वो होगी 1080, और यही हमारा एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्त। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम क्या है। देखिए ये 1080 वह छोटी सी छोटी संख्या है, ठीक है। ये यहाँ 1080 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दिए गए संख्याओं यानी कि 15, 15, 18, 24, 27 और 36 से पूरी तरह से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो यही वह छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड होती है। तो यह क्या है, एलसीएम है। जैसे कि परिभाषा में हमने कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1080 आ गया एलसीएम, और यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यह भी उसी एलसीएम पर है, जो बनाने की विधि उसी विधि से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ संख्याएं फिर से दी हुई हैं जिसको हम फिर से एलसीएम ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास कुछ संख्याएं हैं जैसे 8, 13, 15 एवं 20। तो इन सभी संख्याओं का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। अभी मैंने बताया एलसीएम ज्ञात करने की विधि क्या है, भाग विधि। तो आइए हम भाग विधि से इन सभी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए 8, 13, 15 और 20, इन संख्याओं को क्या हम किसी एक संख्या से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, इन सभी संख्याओं को हम किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इसमें से कम 2 संख्याओं को तो किसी एक संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। चूँकि सभी को नहीं कर सकते, कम से कम 2 को कर सकते हैं तो करेंगे। जब तक 2 होते जाएगा 2 संख्याएँ किसी एक संख्या से, तब तक डिवाइड करना रहता है। तो आइए हम देखते हैं 5 से हम 2 संख्या 15 और 20 को डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 5 को लिखा है। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि देखिए 8 5 से डिवाइड नहीं होता, तो जो संख्या डिवाइड नहीं होगी उसको हम सेम टू सेम नीचे में लिख देंगे। फिर देखें 13 को, तो 13 को भी हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 13 को भी हम सेम टू सेम नीचे में लिख देते हैं। फिर देखते हैं 15 को, तो 15 को हम 15 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 दिया 15, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। फिर हम देखें 20 को, तो 20 को भी 5 से किया जा सकता है, 5 चौके 20, तो हमने 20 को भी इसको डिवाइड कर दिया। हम इसी प्रोसेस को फिर आगे करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हमने 4 को दिया है, 4 से हम डिवाइड करते जाएंगे। हम देखते हैं 8 को डिवाइड करते हैं, तो 8 हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यस हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। 4 दूनी 8। फिर हम देखें 13 को, तो 13 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम देखते हैं फिर 3 को। फिर 3 को भी हम यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने इसको भी सेम टू सेम 3 का 3 लिख दिया। हम देखें 4 को, तो 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 एकम 4, तो हमने 4 एकम 4 करके 4 को भी डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हम देखें हमारे पास जो बची हुई संख्याएं हैं 2, 13 और 3, तो ये संख्याएं जो दी गई हैं 2, 13 और 3 जो बची हुई हैं भी, क्या इन तीनों संख्याओं को या कम से कम 2 इनमें से किसी 2 संख्याओं को किसी एक संख्या से डिवाइड किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखने से हमें समझ में आता है कि यहाँ पर हम इन तीनों संख्याओं को, ना ही इनमें कम से कम 2 संख्याओं को भी हम किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते। अब जब हम डिवाइड ना कर सके तो हमको यहाँ पर डिवाइड करना बंद कर देना है। अब हम इसको डिवाइड करना बंद कर देंगे, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसके जो भाजक हैं, ये जो भाजक हैं 5 और 4, इसको आपस में गुणा कर देंगे, और जो बची हुई संख्याएं हैं जैसे कि 2, 13 और 3, इन संख्याओं को भी हम आपस में गुणा कर देंगे। देखिए 1 को हम यहाँ पर इसलिए गुणा नहीं करते हैं क्योंकि 1 को गुणा करने पर उतना ही आएगा जितना है वो। जैसे कि यहाँ पर 1560 आया, अब 1560 में हम एक को और गुणा
गुणा करते तो 1560 ही आता, तो इसलिए इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो बची हुई संख्या है 5 और जो भाजक संख्या है 5 और 4, और जो बची हुई संख्या है 2, 13 और 3, इन सभी संख्याओं को हम आपस में मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद हमारे पास जो संख्या आएगी होगा 1560, और यही हमारा क्या है, LCM है। ये 1560 हमारा LCM है। तो किसका LCM है, तो 8, 13, 15 और 20 का LCM क्या है, 1560। मतलब हम यह कह सकते हैं कि 1560 वहाँ छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए संख्याओं 8, 13, 15 और 20 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, LCM कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह बहुत ही नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन। हमने अभी जो क्वेश्चन दो क्वेश्चन बताए ये एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। ये सिंपल क्वेश्चन थे कि LCM कैसे ज्ञात करना है, उसको हमने बता दिया कि हम भाग विधि से LCM ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 और 15 को भाग देने पर सदैव एक शेषफल आता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन को बस आप ध्यान से समझिए। हमको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे यदि हम 8, 9, 12 और 15 से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर सदैव कितना शेषफल बचे, एक शेषफल बचे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाना है। यह क्वेश्चन बहुत ईजी है। सबसे पहले हम दिए गए संख्याओं का LCM ज्ञात करेंगे। किसका, 8, 9, 12 और 15 का। तो हमने यहाँ पर 8, 9, 12 और 15 का LCM ज्ञात कर लिया। तो हमने यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करना प्रारंभ किया। तो हम 8 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो 8 को हमने सेम टू सेम लिखा। 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 को हमने 3 से डिवाइड किया। 12 को हम भी कर सकते हैं, तो 3 चौके 12 को डिवाइड किया। और 15 को कर सकते हैं, 3 पंचे 15, तो हमने 15 को भी डिवाइड किया। फिर हम इसी प्रोसेस को सेकंड स्टेप में देखते हैं। फिर हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 चौके 8 हो गया। 3 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 को सेम टू सेम नीचे में लिख देते हैं। फिर देखते हैं 4 को, तो 4 एकम 4 डिवाइड हो गया। तो फिर ये बचा 5, तो हम 5 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो 5 को हम सेम टू सेम लिख देते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चरण की ओर। तो नेक्स्ट चरण में हमने डिवाइड नहीं किया है, उसका कारण यह है कि नेक्स्ट जो बची हुई संख्या है 2, 3 और 5, ये जो संख्या है 2, 3 और 1, 5 है, किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं होती। ये तीनों ही संख्याएं किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं होती, ना ही इनमें से कोई 2 संख्याएं किसी एक संख्या से डिवाइड होती है। तो इसीलिए इसको हम डिवाइड करना बंद कर देंगे। अब हम इसका LCM कैसे ज्ञात करेंगे, हमने इसको पहले भी आपको बताया है कि हम इसके भाजक हैं, भाजक क्या है, 3 और 4 इसके भाजक हैं, इसको गुणा कर देंगे। और जो बची हुई संख्याएं हैं हमारे पास कौन कौन सी, 2, 3 और 5, ये संख्याएं बची हुई हैं, इसको भी आपस में गुणा कर देंगे। तो इन सभी को यदि हम आपस में गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 1360 आएगा। तो 1360 हमारा क्या है, LCM हो गया। ठीक है, हमारे पास आ गया 1360 और 1360 हमारा LCM हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1360 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8, 9, 12 और 15 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो 1360 क्या है, हमारा LCM है। ठीक है, तो 1360 किसका LCM है, 8, 9, 12 और 15 का LCM क्या है, 1360 है। अब चूँकि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस ये है कि इसमें पूछा गया है कि हमको जब डिवाइड करें तो शेषफल 1 बचना चाहिए। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को डिवाइड करें तो हमारे पास शेषफल कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस छोटा सा इसमें काम बाकी है, उसको देखते हैं कि 1360 तो वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो डिवाइड हो जाती है। तो 1360 में यदि हम 1 जोड़ दें तो वो एक शेषफल के रूप में बचते जाएगा। जब भी हम डिवाइड करेंगे तो सॉरी 1360 नहीं 360, तो 360 तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। और 1 यदि हम उसमें जोड़ दें तो 1 बचेगी, एक शेषफल के रूप में हमेशा बचेगा। तो इसका आंसर होगा 361। ठीक है, तो 361 वहाँ छोटी से छोटी संख्या है ये जिसे हम 8, 9, 12 और 15 से डिवाइड करें तो हमेशा शेषफल कितना, 1 बचेगा। क्योंकि 360 पूरी तरह से डिवाइड होगा और 1 हम उसको जोड़ते हैं 361 कर देते हैं, तो 361 में से 1 हमेशा शेषफल के रूप में बचते जाएगा। तो 361 वहाँ छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम 8, 9, 12 और 15 से डिवाइड करने पर एक सदैव हमारे पास शेषफल बचता है।
उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 पैमाना क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिससे ये पैमाना सही नाप सके। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 पैमाने हैं। एक पैमाना है 40 सेंटीमीटर का, एक 50 सेंटीमीटर का, एक है 60 सेंटीमीटर का। तो वहाँ छोटी से छोटी लंबाई यानी कि कम से कम लंबाई अर्थात छोटी से छोटी लंबाई क्या होगी जिससे ये पैमाना सही माप सके। तो क्वेश्चन में आंसर छुपा रहता है। क्वेश्चन को आप समझिएगा, आंसर समझ में आ जाएगा। कम से कम लंबाई यानी कि छोटी से छोटी लंबाई, और छोटी से छोटी लंबाई यानी कि एलसीएम। तो हमें कि क्वेश्चन को पढ़ते समझ में आ गया कि हमें यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है, और इतना आप समझ गए तो आपका आंसर बन गया। तो क्वेश्चन के साथ हमने समझ गया कि हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो हमको किसका एलसीएम ज्ञात करना है, जो पैमाने हमारे पास दी हुई हैं 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो इन दी हुए पैमानों का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम ज्ञात करने की विधि मैंने आपको बताया था। हमने इसको 10 से डिवाइड किया, 10 चौके 40, 10 से 50, 10 छक्के 60, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 अब 5 नहीं कटेगा तो 5 सेम टू सेम नीचे, और 6 का 2 दिया 6। अभी हमारे भाजक हैं, इसको आपस में गुणा कर देंगे, और जो बची हुई संख्याएं हैं 2, 5 और 3, इसको भी आपस में गुणा कर देंगे। इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करने से आएगा 600, और 600 ही वहाँ छोटे से छोटा पैमाना है जिसको 40, 50 और 60 सही काट सकते हैं, सही नाप सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 4 टाइप का क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बार व्यापम और पीएससी जैसे एग्जामों में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 घंटियाँ 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल में बजती है। ठीक है, यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना प्रारंभ करे तो 10 से 12 के बीच कितनी बार एक साथ बजेगी। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिएगा कि 4 घंटियाँ हैं। माना कि घंटियाँ 4 घंटे क्या है, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो कितने में 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। ठीक है, यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना प्रारंभ करें तो 10 से 12 बजे के बीच कितनी बार एक साथ बजेगी। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको दिए हुए जो संख्याएं हैं, संख्याएं कौन कौन सी है, जैसे कि 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम इसका एलसीएम ज्ञात कर देंगे 6, 8, 12 और 18 का। तो हम 3 से इसको डिवाइड करते जाएंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से एलसीएम ज्ञात करना। तो अभी तक आप सीख ही गए होंगे, तो आप इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। अंतिम संख्या यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ डिवाइड करना बंद कर देंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, ये जो भाजक है इसको और जो बची हुई संख्या है इसको आपस में इंटू कर देंगे। आपस में सभी को जब गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद हमारे पास जो संख्या आएगा वो आएगा 72। तो 72 क्या है, हमारा एलसीएम है। 72 हमारा एलसीएम है। किसका एलसीएम है, तो 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम क्या है, 72 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 72 सेकेंड के बाद ये घंटियाँ एक साथ आपस में बजती है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कि हर 72 सेकेंड में ये घंटियाँ एक साथ आपस में एक साथ बजती हैं। तो 72 सेकंड में एक बार बजती हैं, तो फिर इसको जितनी बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतना बार बजेगी। क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने यहाँ पर उसको लिखा है कि 72 सेकंड में एक बार सभी घंटे एक साथ बजती है। तो 10 से 12 बजे के बीच 2 घंटे, 10 से 12 बजे के बीच कितना घंटा होगा, 2 घंटा। तो 2 घंटे अर्थात कितना सेकंड होगा, 7200 सेकंड। क्यों, एक घंटे में होता है 3200 सेकंड, ये 3600 सेकंड। एक घंटे में होता है 3600 सेकंड। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 7200 सेकंड। ठीक है, 2 घंटे में जो 7200 सेकंड होगा और एक बार 7 बजने में 72 सेकंड का टाइम लगता है। तो 7200 से यदि हम 72 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल कितनी बार एक साथ बजी उसका आंसर मिल जाएगा। तो 7200 से यदि हम 72 को डिवाइड कर दें हमारे पास आता है 100। मतलब 2 घंटे में 100 बार एक साथ बजेंगे। अब देखिए यहाँ पर 100 इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा 101। ऐसा क्यों है मैं आपको समझाता हूँ।
बहुत से बच्चे क्वेश्चन तो सॉल्व कर देते हैं और वो 100 को बनाकर आगे निकल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा बस आपको दिमाग यहाँ पर यह लगाना है कि 2 घंटे में तो 100 बार आपस में बजेगी, पर इसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 10 बजे से एक साथ बजना प्रारंभ करती है। देखिए 10 बजे से मतलब हुआ कि 10 बजे एक बार एक साथ बजी होगी, उसके बाद एक साथ बजना फिर प्रारंभ, उसके बाद प्रारंभ की, तो 10 बजे तो एक बार बजी है, तो 10 बजे का एक बार ये हो गया, और उसके बाद 2 घंटे तक कंटिन्यू बजी, तो 2 घंटे में कितनी बार बजी है? 100 बार। तो 2 घंटे में कितनी बार बजी? 100 बार। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101 बार। तो आपका आंसर इसीलिए 101 आएगा, ना कि 100 आएगा। यहीं पर बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो यहीं पर हमको गलतियाँ नहीं करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 101। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान देना बस यहीं पर है कि 10 बजे भी एक साथ बजी है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 घंटे तक फिर बजी है, 2 घंटे तक कितनी बार बजी? हमने यहाँ पर ज्ञात किया 100, और 10 बजे एक बार बजी, उसको हमने ज्ञात किया 1, तो 10 और 1 100 और 1 मिल के हो गया 101। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये टाइप 5 टाइप का क्वेश्चन है कि 1847 में कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 30, 45, 60 से पूर्णतः, जो नई संख्या प्राप्त होगी वो 30, 45, 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते ही हमको यहाँ पर समझ में आ गया कि हमको यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। किसका? 30, 45 और 60 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने 30, 45 और 60 का यहाँ पर एलसीएम ज्ञात किया, हमने इसको 15 से डिवाइड कर दिया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60। अब देखिए हम चाहते तो इसको यहाँ पर 5 से भी डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि 5 से डिवाइड करते तो प्रोसेस नीचे थोड़े ज़्यादा समय तक ज़्यादा और ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता, तो उसमें टाइम और जगह दोनों का भी बर्बादी होती। तो हमने 15 से डिवाइड कर दिया, तो जगह भी बचा और समय भी बच गया। फिर हम उसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 3 का सेम टू सेम आ गया, क्योंकि डिवाइड नहीं होता, और 2 2 दूनी 4। अब यहाँ पर जो बची हुई संख्या है 1 2 3 है, ये तो किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं होती, तो हम इसको आपस में गुणा कर देंगे। तो ये भाजक जो है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और बची हुई संख्या को भी जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब इस सम को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 180। तो 180 हमारा क्या है? एलसीएम है। 180 हमारा इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। 180 हमारा एलसीएम आ गया, और हमको ज्ञात क्या करना है? अब देखिए 180 एलसीएम है, ठीक है। तो 180 का जितना भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे 180 दूनी 360 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद 720 हो गया, ये सभी क्या होंगी? इन तीनों संख्याओं से 30, 45 और 15 से डिवाइड होंगे। 180 भी डिवाइड होगा, 360 भी होगा, 720 भी होगा। तो इसी प्रकार ये आगे बढ़ती जाएंगी और वो सभी संख्याएँ इन संख्याओं से डिवाइड होती ही जाएंगी। तो यहाँ पर दिया है 1847। तो 1847 में हमको क्या घटाना है? तो उसके लिए हमको क्या करना है? 1847 को 180 से डिवाइड कर देंगे। जब 1847 को 180 से हम डिवाइड करेंगे तो भागफल आएगा 10, और हमारे पास आएगा 1800, और 180 दाम 1800, और तो कितना शेष पद आ गया? 47। अब हम इसको दशमलव में डिवाइड नहीं करना है ना, ध्यान यहीं पर देना है कि हमको दशमलव से डिवाइड नहीं करना है। तो यहाँ पर 47 शेष पद आ गया, मतलब 47 को यदि हम इसमें से माइनस कर दें तो क्या आएगा? 1800, और 1800 यहाँ पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो 47 वहाँ छोटी से छोटी संख्या है, जिसे यदि 1847 से माइनस कर दिया जाए तो वहाँ दिए हुए संख्या कौन कौन सी? 30, 45 और 60 से पूरी तरह से डिवाइड या विभाजित हो जाती है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है कि 47 वहाँ छोटी से छोटी संख्या है, जिसे घटा देने पर वहाँ 30, 45 और 60 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। और यही हमारा आंसर है क्या? 47। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 6 टाइप का क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। एक 40 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां से चलना प्रारंभ किया था। चक्करों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है कि एक 40 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार
एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 20 किलोमीटर, एक 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एक पॉइंट से चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं और कितने समय बाद उसी पॉइंट पर फिर आपस में आकर मिलेंगे। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितने समय बाद फिर उसी पॉइंट पर एक साथ पहुंच जाएंगे और कितने चक्करों के बाद, मतलब प्रत्येक व्यक्ति कितने कितने चक्कर लगाता है उसको हमको ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन क्या बोल रहे उसको समझ के आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे बनाना है। यह बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए एक 40 किलोमीटर का क्या है हमारे पास सर्कल है। देखिए हमने यहाँ पर सर्कल बनाया है 40। सभी जानते हैं 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4। तो अतः देखिए यदि हमको समय ज्ञात करना है तो दूरी और 4 हमारे पास हो तो हम समय को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ही चीज़ें हैं। अतः क्या बोल रहा है कि हमको एक चक्कर में लगा समय ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहला काम है कि हमारा एक चक्कर पूरा करने में एक व्यक्ति को कितना टाइम लगता है। जैसे ए है, बी है और सी है। तो ए को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, बी को एक चक्कर पूरा करने में, और सी को कितना समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में, इसको हमको ज्ञात करना है। तो हम ए का देखते हैं, ए का हमने माना ए को पहले व्यक्ति माने और दूरी क्या है 40 किलोमीटर और उसकी 4 क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने इसको 60 से गुणा कर दिया क्योंकि उसको हमारा मान को हमको मिनट में चाहिए। तो मिनट में हमको मान निकालना है, इसलिए हमने यहाँ को 60 से गुणा कर दिया। तो कितना आया, इसको जब हम लोग गुणा किए डिवाइड करके तो 160 आ गया। तो 160 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है ए व्यक्ति, ठीक है। सेकंड व्यक्ति जैसे कि बी माने, वो देखिए उसकी डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर, उसकी 4 क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और हमने इसको 60 से फिर गुणा कर दिया तो हमारे पास आया 120 मिनट। तो 120 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है बी व्यक्ति। थर्ड व्यक्ति की बात करें तो दूरी क्या है 40 किलोमीटर, उसकी 4 क्या है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और हमने इसको 60 से गुणा कर दिया। 60 से गुणा क्यों किया, ताकि मान को हम मिनट में निकाल सकें। तो मिनट में निकालने के लिए हमने 60 से गुणा किया है, हमने सभी जगह देखिए 60 से गुणा कर दिया है। तो यहाँ पर आता है 96, ठीक है 96 मिनट प्रति चक्कर। तो जो तीसरा व्यक्ति है समझिए सी व्यक्ति, वो 96 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। अब हमारे पास तीनों व्यक्तियों का एक एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है वो आ गया है, ठीक है, कि पहले व्यक्ति को कितना समय लग रहा है, दूसरे व्यक्ति को और तीसरे व्यक्ति को। तो हमको यहाँ पर अब क्या करना है, हमको जो समय मिला है उसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारे पास समय है पहले व्यक्ति का 96, दूसरे का 120 और तीसरे का 160। तो हम तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हमने एलसीएम ज्ञात करने का विधि आपको बताया है भाग विधि से। आइए देखते हैं, 8 से डिवाइड करते जाएंगे, 8 12 96, 8 15 में 120 और 8 20 160। फिर 5 से ज्ञात करेंगे, देखिए 12 डिवाइड नहीं होता तो 12 का सेम आ गया, 5 3 15 और 5 चौक 20। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12। फिर 3 डिवाइड नहीं होता तो 3 सेम और 4 एकम 4। फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दो संख्या है 3, तो 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3। अभी हमने डिवाइड कर दिया। अब इसकी देखिए नीचे का पूरा संख्या सब एक 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 है, तो एक को मल्टीप्लाई करने का आवश्यकता नहीं है। तो हम इसके सभी भाजकों को आपस में गुणा कर देंगे। ये सभी भाजक है, इसको हम आपस में गुणा कर देंगे। हमने यहाँ पर इन सभी भाजकों को आपस में गुणा कर दिया तो कितने आए 480 मिनट। तो यही 480 मिनट क्या है हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यही 480 मिनट, मतलब 480 मिनट बाद वो सभी जो तीनों हैं ए बी और सी एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो 480 मिनट क्या है हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा है, देखिए इस यहाँ पर हमने लिखा है कि 480 क्वेश्चन में हमने लिखा है कि 480 मिनट या अर्थात 8 घंटे बाद वे उसी स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ से चलना प्रारंभ किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा है कि चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चक्करों की संख्या ज्ञात करना भी बहुत आसान है। चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए प्रथम व्यक्ति टोटल कितना समय तक वो राउंड करता है 480 मिनट तक, ठीक है। 480 मिनट तक राउंड करता है और एक राउंड पूरा करने में उसको कितना समय लगता है 160 मिनट। तो टोटल समय को एक राउंड समय से डिवाइड कर दिया तो आगे हमारे पास चक्करों की संख्या 3 चक्कर, ठीक है। सेकंड व्यक्ति का भी वैसे हम देखते हैं, टोटल समय इसको भी लगता है 480 मिनट और एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है 120 मिनट। तो 480 को 120 से डिवाइड किए तो आ गया 4 चक्कर,
और थर्ड व्यक्ति को देखें, ये इसको भी समय लगता है सेम 480 मिनट, और ये एक चक्कर पूरा करने में कितना समय देता है 96 मिनट। तो चक्करों की संख्या आ गया 5 चक्कर, अर्थात पहला व्यक्ति 3 चक्कर बाद, दूसरा व्यक्ति 4 चक्कर बाद और तीसरा व्यक्ति 5 चक्कर बाद उसी स्थान पर पहुंचेंगे जिस स्थान से चलना प्रारंभ किया था। तो यदि क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि कितने चक्करों बाद, ऑप्शन दे दिए जाए 3 4 5, 3 5 6, 4 7 8, ऐसा कुछ भी ऑप्शन दे दिया जाए तो आपका आंसर होगा 3 4 और 5। पहला व्यक्ति 3 चक्कर बाद, दूसरा व्यक्ति 4 चक्कर बाद और तीसरा व्यक्ति 5 चक्कर बाद उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जिस स्थान से चलना प्रारंभ किया था। हमारा इस क्वेश्चन में पूछा गया है कितने मिनट बाद, तो मिनट अब हमारे पास इसका आंसर है, मिनट हमारा आया है 480 मिनट बाद। ये है इसका हमारा आंसर, 480 मिनट बाद वो उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जिस स्थान पर उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल के बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।